Alright, so a lot of you are asking me this question for last few days that sir, my 50% or my 70% or my 100% syllabus is now completed. So I am now practicing the answer writing, but I am unable to write the good answers. So tell me, what mistakes am I doing, and how can we improve the answer writing? So in today's video, guys, I'm going to tell you that what mistakes you are doing, what mistakes you have been doing, what mistakes the candidates appeared in the candidates who appeared for this examination in the past they have committed, what mistakes you can do, right, and you definitely will do if you'll start answer writing from today. ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि कौन कौन सी मिस्टेक्स आप कर रहे हैं और आप उनको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, एंड आई विल बी showing the answers as well, the sample answers as well, to understand that what mistakes you guys generally do while writing the answers. ठीक है, हो सकता है आप में से कई लोग बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हो, तो आप अगर अच्छे आंसर्स लिख रहे हैं तो ये आपके लिए नहीं है. जो लोग आंसर्स लिखने में अभी भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, तो ये उनके लिए वीडियो है. चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले. सबसे पहली गलती जो आप कर रहे हो माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज अवॉइडिंग स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट. आप स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट को अवॉइड कर रहे हो. आप इस किचन को देखो और इस किचन को देखो, आपको कौन सा किचन में काम करना या कौन से किचन में काम करना अच्छा लगेगा? ऑब्वियसली इस किचन में. सेम इज द केस विद द एग्जामिनर माय डियर फ्रेंड्स, व्हेन ही इज रीडिंग द आंसर. ठीक है, या अपने आप के ऊपर भी लेके देखो, अगर आप किसी का आंसर पढ़ रहे हो, अगर उसमें एक स्ट्रक्चर नहीं फॉलो हो रहा है, ऑफ कोर्स आपका मन नहीं करेगा उसको पूरा पढ़ने का और आप कुछ भी एक एवरेज और बिलो एवरेज मार्क्स देके आगे बढ़ जाओगे. सेम इज द केस विद द एग्जामिनर. ठीक है, नाउ लेट्स व्हाट आई मीन बाय अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट. मैं आपको एग्जांपल देता हूं. फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन को देखो भाई, इस क्वेश्चन को देखो. डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया. नाउ देखो, अब क्या होता है कि जब मैं लोगों से आंसर राइटिंग करने के लिए बोलता हूँ ना, तो मैं उनको बोलता हूँ स्टार्टिंग में कि आप छोटे छोटे आंसर्स लिखो. ठीक है, बड़े बड़े आंसर्स में मत जाओ. सो ये जो मैं आज आंसर लेके आया हूँ, ये उन्हीं उन्हीं किसी में से आंसर्स का एक एग्जाम्पल होंगे. ठीक है, ये आप में से ही किसी ने लिखे हैं. ठीक है, सो डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया. सो नाउ स्टूडेंट का आंसर देखिए क्या है. Inflation is a very important topic in economics, and it has both positive and negative effects on the economy. Prices of goods and services go up and people find it hard to buy things. अब देखो, इसमें स्टार्ट ही जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, because whenever you have to start any answer, you have to write either what or why. So in this particular question, it was very evident that you have to write what is inflation and how it impacts the economic growth. ठीक है, what is the relation between inflation and economic growth and how can it impact the economic growth. अब इसमें क्या क्या लिख दिया भाई? inflation is a very important topic in economics and it has both positive and negative effects. Prices of goods and services go up and the people find it hard to buy things. इस तरीके के इतना अनस्ट्रक्चर्ड आंसर लिखोगे भाई, गड़बड़ हो जाएगी. फिर उसके बाद एकदम से आरबीआई पे आ गए. आरबीआई कंट्रोल करना, आरबीआई जो है वो ट्राई करता है टू कंट्रोल इन्फ्लेशन यूजिंग मॉनेटरी पॉलिसीज लाइक रेपो रेट एंड सीआरआर. Sometimes inflation is good because it leads to higher wages, but if it goes out of control, it can reduce purchasing power. In the past, India has faced inflationary pressures and policies have been introduced to control it. However, inflation and growth have a complex relationship and it depends on various factors like this. अब आप यहाँ पे देखो, इस आंसर में कहीं पे भी nowhere in this particular answer the student has discussed the impact of inflation on economic growth. बिल्कुल भी नहीं बताया. So ये तो बिल्कुल ही पुअर आंसर हुआ, राइट. अब इसमें क्या करना था? बेसिक क्वेश्चन है, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन. सबसे पहले क्या लिखेंगे? व्हाट इज इन्फ्लेशन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. उसके बाद सिंपल लिखेंगे कि हाउ इन्फ्लेशन कैन इम्पैक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, और फिर कंक्लूजन लिख देंगे. दैट्स इट. इतना अनस्ट्रक्चर्ड आंसर लिख के आओगे, नहीं मिलेंगे नंबर. ठीक है, अगली मिस्टेक पे चलते हैं. देखो भैया, कुछ लोग हैं जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ के आए हैं. आई अंडरस्टैंड कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो सकती है, आप जीभ घुमा घुमा के बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं. ठीक है, दैट्स फाइन, बट दैट शुड नॉट रिफ्लेक्ट इन योर आंसर. एक्सेसिव जार्गन्स का इस्तेमाल आपको नहीं करना है. यू आर नॉट शेक्सपियर एंड दिस इज नॉट एन इंग्लिश पोएट्री कॉम्पिटिशन वेयर this type of sentences, oh Julius Caesar, thou art my yet, thy spirit walks abroad and turns our sword in our own proper entrails. ऐसे नहीं करना. आपको सिंपल इंग्लिश का इस्तेमाल करना है, सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है along with the keywords. Now let's try and understand through this particular answer. अब ये आंसर देख के मेरी बैंड बज गई थी बहुत बुरी तरीके से. मेरे को खुद समझ नहीं आया क्या करना है इसमें.
Explain the role of RBI in managing financial stability in India. Now this particular student has a very good command over English. तो अब देखो इन्होंने क्या आंसर लिखा. The RBI employs a multifaceted macro-prudential framework incorporating counter-cyclical capital buffers, systematic risk surveillance and liquidity adjustment facility to ensure financial stability. सीधा कूदे किस चीज के ऊपर? Explain the role of RBI. सबसे पहले आप ये तो बताओ why there is a need of managing financial stability, and that too, you know, इनिशियली आप सबसे पहले काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर पे ही चले गए. आप उससे पहले छोटी मोटी बातें तो करो, करेंसी मैनेजमेंट की तो बात करो, राइट, फॉरेन एक्सचेंज की तो बात करो. सीधा आप काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर पे चले गए, जो कि एग्जामिनर को तो चलो समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर आप एक जनरल आदमी की तरह समझोगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर दैट पर्सन टू अंडरस्टैंड दिस आंसर. थ्रू द मॉड्यूलेशन ऑफ द वेटेड एवरेज कॉल rate via open market operation and variable rate reverse repo auctions, RBI stabilizes system liquidity mismatches. Additionally, stress testing methodologies Basel, मतलब बेसिकली बहुत ही ज्यादा टेक्निकल आंसर हो गया. सो ओवर टेक्निकल भी आपका आंसर नहीं होना चाहिए. यस, आई एग्री दैट आई ओनली टोल्ड यू दैट यू नीड टू यूज द कीवर्ड्स, बट ऐसा भी नहीं हो कि सिर्फ वो आंसर कीवर्ड से ही भरा हो. So you need to take a balanced approach. You need to follow a balanced approach while writing the answer. So the second mistake that you have been doing is do not use excessive jargons, do not use too much technical language. ठीक है. मिस्टेक नंबर 3, बहुत ही जनरल आंसर्स आ रहे हैं. ठीक है, इतने जनरल आंसर्स आ रहे हैं कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा एग्जामिनर को. कोई भाई मतलब वो होता है ना कि जैसे ये एक स्टेटमेंट है, आई जनरली डोंट मेक जनरल स्टेटमेंट्स एज दिस जनरल डज नॉट वांट टू बी जनरली रॉन्ग. ये अगर आप इस तरीके के स्टेटमेंट्स लिख के आओगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी मार्क्स मिलना. ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं. आपको एग्जांपल से ही समझ में आएगा दैट व्हाट आई वांट टू कन्वे. हाउ डज द गवर्नमेंट प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया? नाउ अब जब भी आपके सामने ये क्वेश्चन आएगा तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा? मेरे दिमाग में तो आएगा प्रधानमंत्री जनधन योजना, मेरे दिमाग में आएगा डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन, मेरे दिमाग में आएंगे बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स, मेरे दिमाग में आएगी लीड बैंक स्कीम, राइट, मेरे दिमाग में आएगी और जैसे इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को सरकार बढ़ा रही है वो वाली स्कीम, JJBY, SBY, राइट, पेंशन बेनिफिट स्कीम्स आएंगी मेरे दिमाग में. तो मैं अब इस आंसर को देखो क्या है. आंसर में क्या है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेक्स मेनी स्टेप्स टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन. ठीक बात है. इट लॉन्चेस वेरियस स्कीम्स टू हेल्प पीपल एक्सेस बैंकिंग सर्विसेज. अरे पहली बात और सेम बात, पहली और दूसरी बात तो सेम ही है. Banks also provide loans to small businesses and digital payment systems have been introduced. ठीक है. Many people in rural areas have now bank accounts and financial awareness has increased. अब देखो इसमें क्या है, एक ही बात को घुमा घुमा के लिख दिया. This answer does not contain specific initiatives which have been taken by the government of India to promote financial inclusion, and that's what the question is. The question is asking how does government promote financial inclusion, which means you have to include the initiatives which are being implemented by the government of India or maybe RBI or maybe any agency or maybe any other agency which has a role to play in financial inclusion. कुछ है ही नहीं इसमें. तो ये ओवर जनरल आंसर है. इतना जनरल आपका आंसर नहीं होना चाहिए. यू नीड टू बी स्पेसिफिक व्हाइल राइटिंग द आंसर. ठीक है. Mistake number 3, contradictory answers. I have gone through a many of answers, right, where I found कि स्टूडेंट ने ऊपर कुछ लिखा और फिर उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया अगले ही पैराग्राफ में, अगले ही स्टेटमेंट में. ठीक है, डोंट बी नीतीश कुमार. ऐसा नहीं है कि आप कूद गए इस तरफ और कूद गए इस तरफ. यू हैव टू हैव अ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन. नाउ अभी यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही होगी जिसके बारे में बात करूंगा, डोंट वरी. पहले ही सैंपल आंसर को देखते हैं. इज FDI बेनिफिशियल फॉर द इंडियन इकोनॉमी? सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, यस और नो में आपको जवाब देना है. ठीक है. FDI is very beneficial for the Indian economy because it brings in capital, creates jobs and improves technology transfer. Many sectors like retail, telecom and infrastructure have grown due to foreign investment. However, FDI can also be harmful as it leads to excessive foreign control over domestic industries. एक लाइन पहले आपने बताया that FDI is very beneficial. Now you are saying that it can also be harmful. Such contradictory statements you must avoid. Now you must be wondering, अभी मैं जो कंफ्यूजन की बात कर रहा था, आप कहोगे यार आपने ही बोला था एक वीडियो में कि आपको आंसर राइटिंग करते वक्त दोनों ओपिनियन देने हैं, पॉजिटिव साइड भी देना है और नेगेटिव साइड भी देना है. आई एम नॉट डिनाइंग टू दैट, एग्जैक्टली देना है, लेकिन ऐसे नहीं देना है कि एक तरफ तो आप कह रहे हो यस FDI इज वेरी बेनिफिशियल और दूसरी स्टेटमेंट में आपने कह दिया FDI कैन ऑल्सो बी हार्मफुल. नहीं, आपको उसको कैसे लिखना है. FDI इज वेरी बेनिफिशियल ये वाली ठीक है, पूरी आपने उसके बेनिफिट्स लिख दिए और थोड़ा सा आपने बता दिया
डिस्पाइट, या ऐसे लिख सकते हैं, सिंस एफडीआई इज वेरी बेनिफिशियल, इट हैज सर्टेन चैलेंजेस, राइट, एंड इफ वी विल बी एबल टू resolve all these challenges, FDI shall be more beneficial to the Indian economy. तो इसमें नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी है. तो आपने देखो, और वो जो दो ओपिनियन वाली बात है ना, वो जनरली वहां पे चलती है जब एक जनरल स्टेटमेंट वाला आंसर होता है. यहाँ पे तो आपसे पूछा गया डायरेक्टली, इस एफडीआई बेनिफिशियल फॉर द इंडियन इकोनॉमी, आपको एक ही स्टांस पकड़ के चलना, हाँ जी बेनिफिशियल है, या नहीं तो नहीं बेनिफिशियल नहीं है. ठीक है. ऐसे में अगर आपको एक दूसरा ओपिनियन देना है तो आपको इस तरीके से देना है जैसे मैंने आपको बताया, दैट डिस्पाइट ऑल दीज बेनिफिट्स, एफडीआई हैज सर्टेन चैलेंजेस which can be resolved through this manner, and of course आपको solution भी देना है through this manner, and after that FDI would be more beneficial to the Indian economy. समझ में आया? ऐसा नहीं है कि ऊपर लिखा माय नेम इज मनीष मिश्रा, नीचे लिख दिया नो माय नेम इज नॉट मनीष मिश्रा. ऐसे नहीं करना. ठीक है. चलिए, लास्ट मिस्टेक है जो आप लोग करते हैं, दैट इज रेपिटेशन इन आंसर्स. रेपिटेशन इन आंसर्स, एक बात ऊपर लिखी उसी की घुमा के दूसरी लिख दी. ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल माय नेम इज मनीष मिश्रा, फिर अगली स्टेटमेंट लिख दी मनीष मिश्रा इज माय नेम. ठीक है. फिर तीसरी स्टेटमेंट लिख दी पीपल से दैट माय नेम इज मनीष मिश्रा एंड द गवर्नमेंट आल्सो believes that my name is Manish Mishra, and my parents when they gave me birth they decided that my name should be Manish Mishra, and my friends also call me Manish Mishra. समझ रहे हो? ऐसे नहीं करना भाई. ठीक है. एग्जाम्पल समझते हैं. What are the question है, what are the benefits of digital payments in India? Digital payments have many benefits for the Indian economy. Digital payments make transaction fast and convenient. People can send and receive money instantly through digital payment system. Online payments reduce the needs of cash, which makes transactions smoother. Since digital payment happen electronically, people do not have to carry cash. देखो, यहाँ देखो, online payments reduce the need for cash. फिर क्या लिखा है यहाँ पे? People do not have to carry cash. This reduces the dependency on cash. भाई तीनों बातों का मतलब तो एक ही है. ठीक है. Making the economy more digital. Additionally, digital payments help in transparency because transactions are recorded digitally. Since all transactions are digital, फिर से repeat कर दिया. Transactions are recorded digitally. Since all transactions are digital, they are easy to track, which improves financial transparency. फिर ट्रांसपेरेंसी की बात आ गई. ठीक है. यहाँ ऊपर बात हुई है ट्रांसपेरेंसी की, फिर आ गई ट्रांसपेरेंसी की बात. The government promotes digital payments because they help in reducing black money, increasing फिर ट्रांसपेरेंसी. अरे भाई, कितना ट्रांसपेरेंट और कितना कैशलेस, आपको अलग अलग डायमेंशंस पकड़ के चलने होंगे. आई अंडरस्टैंड कि कभी कभी हम डायमेंशंस को समझ नहीं पाते कि क्या लिखना चाहिए, लेकिन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू फर्स्ट ब्रेनस्टॉर्म. मैंने हमेशा बोला है कि जब भी आप आंसर लिखने जाओ तो पहले आप 5 मिनट अपने एक पेपर लेके, एक पेन लेके अपने आंसर को ब्रेनस्टॉर्म करो, उसके बाद ही आंसर लिखो, ऐसे मत लिखो. ऑलराइट. सो दीज आर द 5 मिस्टेक्स दैट यू must be doing, or you definitely will be doing if you are starting आंसर राइटिंग फ्रॉम टुडे. ठीक है. तो इन गलतियों को, इन मिस्टेक्स को अवॉइड करो. प्लीज डू नॉट कमिट सच मिस्टेक्स. This will land you in major problem. So yeah, that's all guys which I wanted to discuss. If you still have any query with respect to the answer writing, please write down in the comment section. I'll resolve all of them. Thank you very much. Goodbye, take care, and God bless.